तो कैसे हो मेरे कॉमर्स के छात्रियों। आज हम आ गए हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने। क्लास 12 बीएसटी का ये पहला चैप्टर है जो हम लोग बहुत सिंपल भाषा में कवर करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होगी, आप कैसे मैनेज कर सकते हो एक बिजनेस को, और वही सब चीजें हम लोग इसमें बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में होता है हम चैप्टर की, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट एक आर्ट है। यही चीज इन्होंने बताई है। पहली चीज, आर्ट हो साइंस हो, हमें क्या लेने देना, हमें सिर्फ इतना पता है मैनेजमेंट है, हमें चीजें ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए और एक ग्रुप के थ्रू हम उससे कॉमन कॉमन गोल्स तक पहुंच सके। कॉमन गोल्स तक हम इसमें मेजर 5 की फंक्शंस पढ़ेंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग बोले तो हम लोग जब भी कोई बिजनेस चला रहे हैं तो एक स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम ऑर्गेनाइज टीम बनाते हैं और एक प्लान करते हैं कि हमें इस गोल के थ्रू ऐसे जाना है एक टीम के साथ। ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या ऑर्गेनाइज, हमें सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है वो चीज़ हम देखते हैं। थर्ड नंबर पे स्टाफिंग। देखो स्टाफिंग बोले तो सबसे ऊपर हायर हायरार्की पे कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, स्टाफ कौन है, कौन हमारा मैनेजर है, कौन क्या है। तो ये हमारा हो गया और स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब एक गाइड करना, हम लोगों को जब गाइड करते हैं, समझाते हैं, तो उससे हम लोगों को एक वे बन जाता है। लास्ट आता है कंट्रोलिंग। एक ऐसा पर्सन लाइक हमारा मैनेजर हो गया, हमारा डायरेक्टर हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजर हो गया, हमारा कोई भी हो गया, मैं गर्दन क्यों हिला रहा हूँ इतनी, कंट्रोलिंग कहते हैं उसको। इसको अब हम बोलते हैं, अगले नंबर पे आता है हमारा नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो 7 की कैरेक्टर दैट डिफाइन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड एंड ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट यून, मैनेजमेंट यूनिफाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। इट कोऑर्डिनेट डाइवर्स एक्टिविटीज नो अचीव डिजायर रिजल्ट एफिशिएंटली। इन शॉर्ट इन्होंने बोला है कि हम लोग एक गोल सेट करते हैं और एक ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू हम उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं एक कोऑर्डिनेशन वे में। pervasive and continuous process. Management exists all at all level in all type of organization, business, government, NGO, hospital, school, etc. और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इन्होंने बोला है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उठा ले, देखो अगर हमारा स्कूल है तो सबसे ऊपर हमारा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर हमारा कोऑर्डिनेटर, फिर टीचर्स, फिर बच्चे, ऐसे एक हायरार्की ऑर्डर होता है। हॉस्पिटल में सबसे ऊपर होता है ओनर, उसके बाद हेड ऑफ द डॉक्टर्स, फिर असिस्टेंट डॉक्टर, फिर जूनियर डॉक्टर, ऐसे करते करते वहाँ पे एक पूरी प्रॉपर टीम होती है। तो हर एक चीज को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। तीसरा, इंटेंजिबिलिटी, फोर्स एंड डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट थ्रू ऑर्डरली वर्क, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यही चीज़ है इन्होंने बताई है कि हम लोग उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसकी हमें प्रेजेंस फील हो सकती है कि हम मैनेज कर रहे हैं कुछ भी चीज़, तो हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पहला, गोल ओरिएंटेड एंड परवेसिव नेचर। गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट ऑल एक्टिविटीज टुवर्ड स्पेसिफिक गोल लाइक प्रॉफिट, सर्विस एंड ग्रोथ। सिंपल वही चीज़ अभी मैंने बताई कि अगर हम किसी भी गोल तक पहुंचना है, हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक गोल टारगेट सेट होता है, बी इट अ प्रॉफिट गेन करना, चाहे सर्विस देना या ग्रोथ करना, तो वो सब एक स्पेसिफिक गोल एरिया, गोल हम एक स्पेसिफिक गोल की तरफ सेट करते हैं। परवेसिव, मैनेजमेंट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, एनजीओ, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट बॉडीज। तो वही है कि अभी मैंने बताया कि हर एक ओरिएंटेड फॉर्म में इसको मिलता है हमारा। कंटिन्यूअस एंड डायनामिक नेचर। continuous process management function are ongoing without fixed endpoint. Planning, organizing, staffing, directing, controlling, repeat। मतलब ये सारी चीजें एक फॉर्म में होती है, पहले हम एक प्लान बनाते हैं, फिर एक ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ बनाते हैं, स्टाफिंग हम लोग हायर करते हैं, फिर एक डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं, फिर इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो यही एक प्रोसेस होता है कंटिन्यूस प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एक मैनेजमेंट का। Dynamic nature management adapt to change environment. Modern example including e-commerce growth, digital marketing, remote work culture and AI integration in business। डायनामिक नेचर मतलब एक मैनेजमेंट किसी भी थ्रू एक उन्होंने अडेप्ट कर लेता है चीज़ों को मॉडर्न ग्रोथ में। सबसे पहले बी इट एआई इंटीग्रेशन इन बिजनेस, डिजिटल ग्रोथ, ई कॉमर्स, मार्केटिंग वगैरह। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट पे है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारा है सबसे पहले सर्वाइवल।
ensuring लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, प्रॉफिट जनरेटिंग, सबसे पहले सर्वाइवल, सबसे कि हम लंबे समय तक एक बिजनेस में स्टैब्लिश हो जाए। अगर एग्जांपल में हम लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस है और हमें, एक से यार वापस एक सेकेंड, शिट शिट शिट, थोड़ा आगे हो गया, हाँ। हमारा एक बिजनेस है, हमें बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल बिजनेस बनाना है, तो हम उसे सर्वाइवल करेंगे। फिर एक जब हमारा बिजनेस एक स्टेबल हो जाएगा, तो हम एक प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट की तरफ भागेंगे, जनरेटिंग रिवेन्यू फॉर सस्टेनेबिलिटी। फिर आता है ग्रोथ, फिर हम मार्केट को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड मार्केट शेयर्स एंड ऑपरेशंस, मार्केट लीडरशिप, बिकम इंडस्ट्री लीडर। लाइक फॉर एन एग्जांपल टाटा, टाटा हमारा स्टील भी बना रहा है, टाटा हमारा बहुत सारी चीज़ें बना रहा है, बट टाटा एक मार्केट लीडर है। अगर किसी भी चीज़ पर टाटा का स्टैंप लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री लीडर बन जाएगा। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि एक पहले टाटा सर्वाइवल मोड में था, फिर टाटा ने अपना प्रॉफिट बनाया, फिर टाटा ने अपने एक्सपेंड करा। पहले टाटा स्टील से स्टार्ट हुआ था, देन वो एक्सपेंड करा, करते 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 करते, और आज के टाइम में उनकी बहुत सारी कंपनीज, बी इट सर्विस सेक्टर टीसीएस हो, बी इट एन कार ऑटोमोबाइल हो गया, बी इट एनीथिंग। तो एक टाटा ने अपना मार्केट को ग्रोथ करा, एक्सपेंड करा, देन मार्केट की लीडरशिप, उन्होंने मार्केट के टॉप लीडरशिप हायरार्की पर आए, एंड देन दे स्टार्टेड इनोवेटिंग, जिससे उन्होंने रिसर्च करी, डेवलपमेंट करा और एक इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, जिससे उनकी कंपनी में और इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट बढ़े। फिर आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे पहले वो ये कि अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो उससे सबसे पहले जॉब एम्प्लॉयमेंट बनता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी। सेकंड आता है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। उसके बाद हमारा आता है क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, कंज्यूमर वेलफेयर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन। फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमारा है कॉम्पिटेटिव सैलरीज, यानी फेयर कॉम्पेंसेशन पैकेज। अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे उसी जॉब के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, तो कंपनी फायदा उठाती है कि एक कॉम्पिटेटिव सैलरी हम फिक्स करें, जिससे कि हम लोग इजी से कम उसमें अच्छे से अच्छे लोग हायर कर सके। करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, नॉर्मल पोस्ट से ज्वाइन करा एज अ एम्प्लॉय, देन उसका प्रमोशन करते करते ही ग्रोथ टू बिकम एन सीईओ, तो उसे कहते हैं करियर ग्रोथ। जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कि हमारी जैसे कि कहते हैं कि टाटा में अगर जिसकी जॉब लग जाती है तो वो एक जॉब सिक्योर हो जाती है उसकी भी। टाटा इज नॉट अ गवर्नमेंट थिंग, बट हाँ, टाटा में जॉब लगने का मतलब कि जॉब हमारी सिक्योर है। उसके बाद आता है रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, वैल्यूइंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। फिर से हम टाटा का एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज टाटा इज द कंपनी जिसने सब चीज़ को कवर करती है। तो टाटा अपने एम्प्लॉय को वैल्यू करती है और उनके कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करती है। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फाइव की फाइव की रीजन वाई मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। सबसे पहला आता है हमारा अचीविंग ग्रुप गोल्स, unifies individual efforts toward common objective, ensure coordination and direction for collective success। फिर आता है हमारा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हमारा डेवलपिंग एम्प्लॉय एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, अचीविंग ग्रुप गोल, यानी हमने कोई कंपनी में एक काम दिया कि भाई आपको ये काम करना है, एंड उसके बाद उन लोगों को जब हमने काम दिया तो उन्होंने एक इंडिविजुअल एफर्ट के साथ ना करते, उन्होंने ग्रुप के साथ वर्क करा, कोऑर्डिनेट करा, एंड सबको एक इक्वल जॉब, इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी दी, एंड एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ कलेक्टिव सक्सेस ग्रोथ करी सबने। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज कि रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्ट एंड रिसोर्स यूटिलाइज एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मार्केट कंडीशन। कि अभी आज के टाइम में सस्टेनेबल मार्केट का ग्रोथ है, तो वो ये कि हम लोग कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सके और वेस्ट रिड्यूस कर सके, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके चीजों को लेके। फिर आता है हमारा डेवलपिंग एम्प्लॉयज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, nurtures talent through training, motivation, and career growth opportunity, benefits society through employment, quality product, and ethical practices। फिर आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। की फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, practical knowledge gained through experience and practices, creative innovation, unique problem solving approach। तो इसमें यही बोला है कि मैनेजमेंट एक आर्ट हम क्यों कंसिडर करते हैं,
सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज लगाना, क्रिएटिव इनोवेशन, पर्सनल स्किल्स, पर्सनल एप्लीकेशंस, ये हम इस चीज़ों को कंसिडर करते हैं। पर्सनल स्किल में जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ईच मैनेजर हैज इंडिविजुअल स्टाइल। लाइक अगर मैं एक कंपनी का ओनर हूँ या कंपनी का मैनेजर हूँ, तो मैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करूंगा, सबके ओपिनियंस कंसिडर करूंगा, सबकी एक चीजें लूंगा, तो ये मेरा स्टाइल ऑफ मैनेजिंग है। बट अगर आप होगे तो शायद आप में से कुछ लोगों का अप्रोच ऐसा होगा कि लाइक यू आर ऑन द हायरार्की ऑर्डर, जो आप ऑर्डर दोगे इट्स योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो ईच एंड एवरी मैनेजर हैव इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग। लाइक मैनेजर यूज क्रिएटिव मोटिवेशन टेक्निक्स फॉर टीम सक्सेस। एज आई मेंशन्ड कि मेरी अलग अप्रोच होगी, आप लोगों की अलग अप्रोच होगी, मेरी पीओवी अलग होगी तो आपकी पीओवी अलग होगी। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट एज इन साइंस। अब हम बीएससी पढ़ रहे हैं, पर साइंस कहाँ से आ गया, सबसे मेजर क्वेश्चन। साइंस कहाँ से आ गया, हमने तो कॉमर्स ली थी। तो अब हम बताते हैं मैनेजमेंट एज इन साइंस क्यों है। बिकॉज सबसे पहले उन्होंने एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सबसे एक ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल एंड थ्योरीज मेंटेन करी। एक हम लोग इसमें थ्योरीज मेंटेन करते हैं, इसमें कई लोगों ने थ्योरीज निकाली कि हाउ कैन अ ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड, कि वर्किंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, वो सब एक थ्योरी, हमने प्रॉपर थ्योरी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रखी। देन यूनिवर्सल प्रिंसिपल, लाइक हेनरी फेयल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रेडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन एक्शन, experiment and observation in F.W. Tyler's scientific management, continuous development involving through research and practices। तो यही चीज उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एंड थ्योरीज बनाई हमने। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, आप लोगों ने करंटली आप लोग ट्वेल्थ में हो, कुछ लोग कुछ लोग कोई डिग्री परस्यू करेंगे, लाइक बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, बीसीए करोगे। तो उसके बाद आप एक स्पेसिफिकली मास्टर्स के लिए जब जाओगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ कि मैं बीबीए करूंगा, देन उसके बाद मेरे को एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए एमबीए कोर्स करना पड़ेगा किसी चीज के स्पेशलाइजेशन, जैसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू वो कंसिडर होगा। एब्सेंट में इसमें नो रिस्ट्रिक्ट एंट्री, नो मैंडेटरी डिग्री रिक्वायर। सो इन्होंने यही चीज बोली कि हम लोगों को एक अच्छे अप्रोच के लिए डिग्री चाहिए, बट एक ए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि स्पेसिफिक हमें डिग्री ही चाहिए किसी बिजनेस को मैनेज करने की। समटाइम इट इज अ नेचुरल कि हमारे को आता है, हम लोग कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनका बिजनेसेस हो गए, उनके अपने पापा के बिजनेस हो गए, उनके फैमिली बिजनेस होगा। तो वो लोग ये चीज सोचते हैं कि हम लोगों को ये चीज आती है। दे दे हेरिड द थिंग्स, उनके अंदर ऑलरेडी चीजें होती है, उनके जेनेटिक होता है कि हाँ मुझे बिजनेस आता है। उसके बाद कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज एन इमर्जिंग प्रोफेशन। यस, आज के टाइम में मैनेजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीइंग अ बीबीए स्टूडेंट, अगर मैं बीबीए कर रहा हूँ तो मैं मास्टर्स के लिए एमबीए करूंगा। देन एमबीए करने के बाद आई हैव एन प्रॉपर इमर्जिंग प्रोफेशन, मेरा एक डिग्री प्रोफेशन है वो, क्या मैं उसी में ही परस्यू करूंगा आगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वही टॉप लेवल, मीडियम लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। टॉप लेवल देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पिरामिड दिख रहा होगा आपको, ये वाला पिरामिड। हाँ ये वाला, सबसे ऊपर ये वाला जो है हिस्सा, इसको हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको कहते हैं मीडियम लेवल मैनेजमेंट, इसको कहते हैं सुपरविजनरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे ऊपर एक होता है कंपनी का सीईओ, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फॉर्मुलेट पॉलिसीज, कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट, शेयर होल्डर और स्ट्रेटेजिक डिसीजन। यानी वो लोग जो कंपनी को ग्रो करने के लिए और मेजर डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो यहाँ बैठते हैं। देन उसके बाद आता है मीडियम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आता है आप इसके बाद मतलब यहाँ पे। हम्म। उसके बाद इसमें यहाँ पे आता है हमारा मीडियम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स, implement policies, coordination between level, handle department objective, link to top to supervisionary। यानी इसका रोल ये होता है कि इनकी प्रॉब्लम लेके इन तक पहुंचाना। ये लोग डायरेक्टली अपनी इस पे नहीं बोल सकते, इनको एक प्रॉपर हायरार्की ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, यानी वो पहले इनको बताएंगे, ये इनको बताएंगे। अगर ये बोलो कि यहाँ पे आप स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे टीचर्स है, यहाँ पे प्रिंसिपल और वो डायरेक्टर्स ऑफ द स्कूल, बच्चों ने बोला कि हमारी प्रॉब्लम है कि हमें चीज़ें सही से, हमें स्पोर्ट्स का सामान सही से मिलता नहीं, और हमें अच्छा ग्राउंड चाहिए, और हमें चीज़ें चाहिए, हमें क्रिकेट का सामान चाहिए, हमें फुटबॉल का सामान चाहिए। इन्होंने अपनी बताई टीचर को, टीचर ने बोला जी बच्चों की प्रॉब्लम है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि बच्चों की प्रॉब्लम है जी, सामान चाहिए उनको।
फिर इन्होंने बताई आगे कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग सामान ला के प्रोवाइड करवाएंगे। फिर उन्होंने इनको बोला कि जी सामान आ जाएगा। फिर इन्होंने इनको बताया कि सामान आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर एक हायरार्की ऑर्डर फॉलो हुआ। सुपरविजनरी लेवल मैनेजमेंट। सुपरविजनरी फोरमैन, टीम टीम लीडर, डायरेक्टर, डेली वर्क, मेंटेन डिसिप्लिन, वर्कर्स, सब लोग इस चीज में आ जाते हैं यहाँ पे इस ऑर्डर में। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 इंटरकनेक्टेड फंक्शन दैट फॉर्म्स द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो सबसे पहला आता है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, विच इज माय फेवरेट ऑल्सो। अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ किसी भी चीज की, एक सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब एक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। इन शॉर्ट, अगर मैं किसी कंपनी में हूँ एज अ मैनेजर पोस्ट पे, तो मैं एक प्लान बनाऊंगा कंपनी को लेके, देन उनको समझाऊंगा, एक ऑर्गेनाइज टीम बनाऊंगा, एंड देन मैं एक सबको रोल असाइन कर दूंगा कि हाँ भाई आप लोगों का रोल ये है। देन स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। देन मैंने बोल दिया जी, मैंने एक प्लान तो बनाया कि भाई देखो, मैं एक जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, 10 लोगों की टीम है। 10 लोगों की जब टीम है, एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो आई हैव टू टेक द पेन। हाँ, 10 लोगों की भाई टीम ली इन्होंने, 10 लोगों की टीम है। मेरा माउस नहीं चल रहा गाइस, मेरा माउस नहीं चल रहा। अब चलेगा। 10 लोगों की टीम इन्होंने असाइन करी। अब इस 10 लोगों की टीम में भाई एक बना दिया लीडर। लीडर बनाया एक। इरेज ही कर देता हूँ, बहुत गंदा आ रहा है ये वाला। यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ। 10 people team। 10 people team। यस गाइस, 10 people team। उसके बाद यहाँ पे लिखा 1 लीडर एंड स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजी मेकर। गाइस थोड़ा सा देख लेना, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो ना हो जाए। अरे यार रुक जाओ गाइस, इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो। तो इस बंदे ने भाई, इसने बोला कि जी तुम्हारा काम ये है। इसने बोला इन लोगों को कि भाई तुम लोगों को मैंने ये काम दिया है, तुम लोगों का काम है कि 10 में से 2 लोग जी आर्टिकल इकट्ठे करो, 2 लोग काम इकट्ठे करो कि क्या लिखना है, 2 लोग पीपीटी बनाओ जी। फिर 2 लोगों को इसने बोला कि 2 लोग जाके फोटोज इकट्ठी करो। उसके बाद इसने बोला भाई 2 लोग जाओ। और 2 लोगों को इसने बोला कि तुम लोग 2 लोग एज ए इमरजेंसी में हो। तो इसने भाई एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाई और इनको एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवा दी। तो इसने अब अपने सबको रोल इसने बता दिया, नहीं एक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम इसने कर दिया। इसने एक काम कर दिया प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का। अब इसने बोला, और ऑलरेडी इसने, इस बंदे ने बोला कि मुझे 10 लोगों की टीम, इसने बोला 10 लोगों की टीम चाहिए। और इसने यहाँ पे हर एक बंदे को दो 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 की टीम बना दी कि भाई आप लोग ये काम करोगे, आप लोग ये काम करोगे, आप ये करोगे, आप ये काम करोगे, और आप ये काम करोगे, यानी सबको इसने काम असाइन कर दिया। तो इसने स्टाफिंग भी कर ली एक प्रॉपर की, सबको काम बांट दिया, सब कुछ कर दिया। देन इसने मोटिवेट भी कर दिया लोगों को, भाई देखो काम है, इजी काम है, हो जाएगा, सबको इसने बता दिया ऑलरेडी। तो एक इसने वर्किंग वो भी बता दिया। फिर कंट्रोलिंग, इसने एक सबका काम ऑब्जर्व करते रहा कि भाई ठीक है आपका काम ये है, आपने ये काम कंप्लीट करा है प्रॉपर। सबका एक्शन चेक करते रहा, सबका प्रॉपर परफॉर्मेंस का ग्राफ रेडी रखा है इसने। तो ये 5 चीज हुई। देन कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब फिर वही बात कि अभी मैंने बताया कि 10 लोगों की टीम थी। उस 10 लोगों की टीम में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था। भाई जी 2 लोग ये कर रहे, 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 2 लोग ये कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर इसने टीम बनाई 2 2 लोगों की। तो वही चीज एक इसने मेंशन कर दिया कि हाँ भाई 2 लोग ये करेंगे, 2 लोग वो करेंगे, 2 लोग ये चीज करने वाले हैं। तो इसने प्रॉपर चीजें इसने मेंशन कर दी। सो वही चीज बताई है कि कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग इन द टीम। एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। सब लोगों ने एक टीम बनाई, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग काम करा, सब कुछ काम करा। उसके बाद सबने ये चीज बोली कि भाई आप लोगों को एक ये है कि हम लोगों को काम हम अच्छा कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा है हम लोगों के बीच में, पर एक इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कॉस्ट और टाइम कम लगे, और रिसोर्सेज कम लगे, एंड हमारे को गोल, और हम गोल ओरिएंटेड ज्यादा रहे। तो उसने बोला एफिशिएंसी चाहिए। फिर उसने बोला इफेक्टिवनेस, कि हम गोल अचीवमेंट करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रखे, बेस्ट मैनेजमेंट रखे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो वही चीज है। सो गाइज फॉर दिस एंड, अभी चैप्टर 1 एंड होता है। सबसे छोटे तरीके से और सबसे इजी तरीके से बताया है, जिस किसी को कुछ भी डाउट हो
तो डू कमेंट हेयर एंड आई विल सॉल्व यू गाइस डाउट्स। सो हम लोग बहुत इजी बीएसटी पढ़ा रहे हैं। अब अगली वीडियो जो आएगी कल, वो होगी हमारी इकोनॉमिक्स की। सो फॉर माई एंड, गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय।